हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजा का तंत्र। अगर आप अभी तक हमारे साथ चले हैं तो डेमोक्रेसी सिंपल शब्दों में कही जाएगी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार। तो हेलो एवरीबॉडी, what we are going to study today is the outcomes of this democracy। डेमोक्रेसी क्या है ये हम लंबे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी से हमने क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। और उससे पहले अगर एक स्टेप पीछे लेते हैं तो ये जो डेमोक्रेसी है उसको आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मॉरली अच्छा स्टैंड पॉइंट है, या फिर इसलिए क्योंकि इसके पीछे कोई कैलकुलेटेड, कोई प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं? So let us see what is democracy and why is it preferred. We see that democracy is a better form of government when compared to any other alternatives. जब हम बाकी के alternatives की बात करते हैं, जैसे कि military form of government, या फिर dictatorship, या फिर monarchy, तो इन सारे other forms के comparison में हमारी democracy एक बेहतर form of government है। इसके पीछे हमारी NCERT हमें कुछ reasons देती है। Let us see these reasons one by one. The first reason is that it promotes equality among citizens. Citizens यानी कि वो लोग जो इस डेमोक्रेसी को बनाते हैं, वो लोग जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, जो कि एक नेशन को नेशन बनाते हैं। जरूरी है कि जब हम लोग एक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर everybody has an equal say, everybody has an experience of equality। हमारी जो सरकारें होती हैं, हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, एनकरेज करता है इन प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इक्वालिटी किस टर्म्स में? जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस, कल्चर, हर तरीके से अगर आप डिफरेंट हैं तो भी आप सरकार के सामने, आप जुडिशियल स्ट्रक्चर के सामने, आप इस पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के सामने एक सेम प्लेटफॉर्म पर हैं, समता में हैं, और ये हमारी इक्वालिटी की डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि इन सारे थॉट्स और आइडियल्स को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब डिग्निटी का क्या मतलब होता है? डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, अपने ऊपर होने वाली शान या फिर गर्व। जब हम लोग इस शान और गर्व की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इनहैंस करने में मदद करती है एक इंसान की शान, एक इंसान के गौरव और एक इंसान की रिस्पेक्ट को, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग सा फीचर है। कैसे? अब मान लीजिए आज आप कोई गलती करते हैं और सेम गलती एक रिक्शा पुलर भी करते हैं, तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस दैट आर इन्वॉल्व, जस्ट बिकॉज हम लोग शायद क्लास हायरार्कीज में या फिर अलग अलग तरीकों से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के सामने हम लोग अलग तरीके से पनिश किए जाएंगे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इक्वल पनिशमेंट भी मिलेगी, और उसके साथ ही साथ अगर हम लोगों के साथ सेम टाइप की प्रॉब्लम हुई है, सेम टाइप का क्राइम अगर हमारे अगेंस्ट कमिट किया गया है, तो हमें उस चीज का रिड्रेसल भी इक्वल तरीके से मिलेगा। जब इस तरीके की चीज देखने को मिलती है तो इंसान के अंदर अपना गौरव, अपना बल बढ़ जाता है, और इसके साथ ही साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर सकते हैं, डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात कर सकते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी हमें प्रॉमिस करती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इट सेज दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज अगर हमारी कंट्री के प्रोसीजर्स की बात करें तो एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होने वाले किसी भी रूल, किसी भी बिल को पास करने का। एक बिल से एक्ट में कन्वर्ट होने का जो सारा प्रोसीजर है काफी लंबा और वेल थॉट ऑफ है। हमारे पास हमारे ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे लिए होने वाले डिसीजंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, उन पर काम करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं और उसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है, दो बड़े बड़े हाउसेस हैं, 545 रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके साथ ही साथ 250 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो कि सारे प्रोसीजर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद ही हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज एक एक्ट की तरह हमारे पास सामने आती है।
जब इतना लंबा डिस्कशन हो चुका है, जब इतना लंबा डिसीजन मेकिंग पावर है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, तो आप बताइए ये एक अगेन बहुत ही क्रूशियल फीचर है एक लोकतंत्र का, एक जनतंत्र का। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं। इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। जेंडर, कास्ट, रेस, कल्चर, अलग अलग तरीके के एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके के एथनिक कॉम्पोजिशंस हैं, जहां पर अपने आप में बहुत सारी डाइवर्सिटी है लिंग्विस्टिक टर्म्स में। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, जिस तरीके के आइडियल्स को फॉलो करते हैं, इन सारी डाइवर्सिटी के साथ भी हम लोग एक ही कंट्री का पार्ट बनकर रह पाते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी कंट्री में अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर हमारे पास है। अगर कंट्री के कुछ बहुत ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज के बारे में हम बात करें तो हमारे पास असम का इशू है। असम का इशू ऑफ द एलियंस, जिस तरीके से वहां पर लोग हैं, डाइवर्सिटी है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं असम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। उसके साथ ही साथ सिख हिंदू प्रॉब्लम्स जो हैं इन द स्टेट ऑफ पंजाब इज ऑल्सो अ वेरी मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी कंट्री के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उनमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में गिने जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे अयोध्या मंदिर का जो डिसीजन आता है वो किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में मार धाड़ तोड़ मड़ोड़ करने के बजाय एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ किसी चीज का सोल्यूशन लेकर आता है। और हम लोग देखते हैं कैसे हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे क्योंकि डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का तरीका प्रॉब्लमैटिक होगा तो ये पूरा लोकतंत्र हिल भी सकता है। इन सब चीजों को संभालते हुए डेमोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म, एक मेथड प्रोवाइड करती है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का। और आखिरी चीज यहां पर जो है, इट इज अबाउट हाउ इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल पे गलतियां हो जाती हैं तो फिर हम उनका क्या करें? तो हमारे पास इस चीज का भी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं हमारी रूल बुक। द संविधान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन आवर कंट्री। लेकिन संविधान भी कभी गलत हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हमारे संविधान में लिखी हो जो कि एक कॉन्टेक्स्ट में, एक टाइम पर एप्लीकेबल हो, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में शायद ना हो। तो फिर हम लोग देखते हैं हमारा संविधान सेल्फ करेक्टिंग भी है, सेल्फ सस्टेनिंग भी है। हमारे पास एक ऑप्शन है ऑफ अमेंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी मदद से, इस अमेंडमेंट की मदद से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इतने सारे सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं ऑफ द थिंग्स व्हिच हैव बिकम ऑब्सोलीट, ऑफ द थिंग्स व्हिच हैव बिकम रिडंडेंट, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो कि गलत तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हैं, गलत चीजें अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हैं तो उनको अमेंड करने का, उनको वापस से रेक्टिफाई करने का भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी जो है करेक्टिंग ऑफ मिस्टेक्स का भी जगह और स्पेस हमें प्रोवाइड करता है। तो नेचुरल सी बात है, डेमोक्रेसी इतने सारे फीचर्स जब हमारे पास लेकर आता है, इतने सारे इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों को बताता है, तो यहां पर बन जाता है अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड टू एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन ये हुई उन प्रिंसिपल्स की बात जो कि प्रॉमिस कर रहे हैं डेमोक्रेसी से। अब अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. किसी ना किसी तरीके से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुकी हैं more than 100 countries over the world. They have formal constitutions, संविधान है, they hold elections, they have parties and they also guarantee rights of citizens. तो हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन फीचर्स जो हैं डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बताने वाले, वो कई सारी कंट्रीज में आज पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन फीचर्स की बात करें तो while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. जनरली अगर इन फीचर्स की बात करें तो नेचुरल सी बात है कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इन इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से ये कंट्रीज प्लेस्ड हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें अगर हम लोग इसे प्लेस करके देखें तो हर कंट्री की अलग अलग सोशल सिचुएशंस हैं, किस तरीके की सोसाइटी है,
क्या कल्चर्स हैं, किस तरीके की एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके की एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस नहीं हैं, किस तरीके का फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें एक सोशल सिचुएशन को तैयार करता है। हो सकता है किसी एक कंट्री में इस तरीके की सोसाइटी हो, इस तरीके की सोशल सिचुएशंस हो जो कि औरतों को बहुत ज्यादा सपोर्ट और एनकरेज करती हो। ऑन द कॉन्ट्ररी हो सकता है कुछ इस तरीके की सोशल सिचुएशंस हो जो कि औरतों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखती हो। हमारी कंट्री की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा इक्वालिटी के सेंस में हम लोग देखते हैं औरतें काम कर पाती हैं, बहुत सारी चीजें कर पाती हैं। इन अदर कंट्रीज वी हैव सीन बहुत रिसेंटली औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना स्टार्ट हुआ है, विच इज अ वेरी बिग डिफरेंस। तो यहाँ पर सोशल सिचुएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक अचीवमेंट्स क्या हैं। हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी हमारी ही तरह डेमोक्रेसी हो, लेकिन उसके बाद उनके जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं। जैसे कि यूएसए जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इन कंपैरिजन टू इंडिया उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा अलग स्पीड पर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी अलग हैं। तो ऑल्दो ये सारी चीजें सिमिलर लगती होंगी, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इन फीचर्स के इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ज्यादा अलग बना देते हैं। We see that what may be achieved or may not be achieved under each of these democracies will be very, very different. But apart from this, is there something that we can expect from every democracy? Just because एक form of government जनतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे आउटकम्स हैं जो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है? अब क्या होता है ना, there are interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. यानी कि क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी को इतने पेडेस्टल पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हम उसके फीचर्स में इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी सारे ऑल्टरनेटिव से बहुत अच्छा बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि सारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं, पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, उसके साथ साथ इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, सबके लिए सब कुछ इक्वल हो जाएगा एक जादू की छड़ी घूमते ही। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी एक स्ट्रक्चर में अराइज हो सकती हैं, ये सारी चीजें एक साथ ठीक हो जानी चाहिए। करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, सब कुछ एकदम प्रिम प्रॉपर और परफेक्ट होना चाहिए। While this is an ideal way to look at it, what do you think? Is it a very far-fetched expectation या फिर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम डेमोक्रेसी? लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं या नहीं है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। हम लोग डाउट करने लग जाते हैं कि क्या जिस कंट्री में आज हम रह रहे हैं वो सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है? हम लोग कई सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं जहां पर बात कर रहे होते हैं अबाउट हाउ देयर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, देयर इज दिस, देयर इज दैट। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े न्यूज हेडलाइंस जो कि कहते हैं डेमोक्रेसी इज फ्लेलिंग, डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग आउट। ये सारे डाउट्स और बहुत सारी चीजें हमारे मन में इमर्ज होने लग जाते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी मीट नहीं हो पाते हैं। हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी is to recognize that democracy is just a form of government. ये भी बाकी सारे forms of government की तरह सिर्फ एक form of government ही है। और सबसे पहली चीज इस चीज को आगे बढ़ाते हुए जब हम समझते हैं तो वो ये है, ये डेमोक्रेसी शायद औरों से बहुत बेहतर हो, लेकिन ये एक जगह पर सिर्फ कुछ कंडीशंस को ही क्रिएट कर सकता है जो कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं लोगों को अवेल करने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ लाइफ में। The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals, जो कि हम एक डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आज मेरी डेमोक्रेसी मुझे अपने राइट्स देती है, तो उन राइट्स को अवेल करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, या फिर उन राइट्स के ना मिलने पर राइट्स के लिए रिवोल्ट करना, रिबेल करना, बात करना, मुद्दा उठाना,
ये सारा मेरा एज ए सिटीजन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहली कंडीशन है जहां से हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि डेमोक्रेसी को एक बड़ी सी पेडेस्टल पर रखी हुई कोई बड़ी सी फैंसी सी चीज की तरह ना देखें। डेमोक्रेसी को देखें एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को देखें एक ऐसा प्लेग्राउंड जहां पर सारा इक्विपमेंट है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, टेनिस का, वगैरह वगैरह सारी चीजों का। अब किस तरीके से हम लोग एज यूजर्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी, एज सिटीजन्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी उसे अवेल करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं और किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करते हैं, ये सब हमारे ऊपर होता है, हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है। तो डेमोक्रेसी अपने आप में शायद उतना फ्लॉड आइडिया ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो शायद वहां कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही हो। ये सारी वो चीजें हैं जो कि अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारी एनसीईआरटी हमें बताने वाली है, जिन पैरामीटर्स पे हम हमारे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को जज करने वाले हैं, वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देन वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके आगे हम लोग चलेंगे और बात करेंगे अबाउट रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। Then we have another parameter which is accommodation of social diversity. Final है dignity and freedom of citizens. ये पांचों वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग इस डेमोक्रेसी के आउटकम्स को जज करने वाले हैं। So stay tuned. There is a lot to understand in this chapter. और उसके साथ साथ बहुत कुछ समझना है अपने आगे वाली जिंदगी के लिए, तो प्लीज यहीं पर रहिए। Thank you so much.